हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्म के साथ हमने नर्वस सिस्टम का आपको चेकर बोर्ड बना के बता दिया था कि नर्वस सिस्टम में जो है कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं किस तरीके से और उनके भी क्या पार्ट्स हैं उसके बारे में बता दीजिए। एक बार फिर से और रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए चीज़ें क्या हैं। और उसके बाद जो है आगे में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है और इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और लास्ट में आपको पढ़ना ऑटो नर्वस सिस्टम। आगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले समझते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, आपको ब्रेन से संबंधित सारी बातें जो होती हैं वो सारी बातें आपको नर्वस सिस्टम में समझना है कि आपकी कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं वो आपको और नर्वस सिस्टम सबसे पहले नर्व सेल्स तो हम पढ़ा ही चुके थे। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके बारे में हम पढ़ा चुके थे। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला नाम क्या था? कोशिका। पहला हमने क्या बताया था? संवेदी कोशिका। दूसरा चालक कोशिका बताया था। तीसरी मिश्रित कोशिका बताया था ना। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, बताया था ना। 1.5 मीटर लंबी होती है। पूरा एक्सॉन और डेंड्रॉन डेंड्राइट से साइटोन करके पूरा स्ट्रक्चर समझाया था। ठीक, जिसको नहीं पता है उसको एक बार और आप वीडियो देख लेना, तो उसमें वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार वीडियो देख लें। नर्वस सिस्टम की हम बात करें, नर्वस सिस्टम को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटो नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये ब्रेन का मध्य का भाग होता है और इसके अंतर्गत ब्रेन आता है। तो ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्योंकि ब्रेन का डायग्राम बहुत अच्छे से देखो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से है। ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा है आपका, ठीक है। इधर ही पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, हाइपोथैलेमस, और ये सबसे विकसित भाग होता है, इसे बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। तो ब्रेन का ये है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो इसके फोर ब्रेन आगे वाला भाग होता है, मिड ब्रेन मध्य का भाग होता है और हाइंड जो पीछे का भाग होता है। ठीक है, जो फोर ब्रेन आगे वाला भाग है उसके जो है कई पार्ट्स होते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी लोब। अब ये फोर ब्रेन जो है, ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है? तो ये सब ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है बेटा, ये जो है कौन सी नर्व से संबंधित होती है? तो सूंघने संबंधी, अगर हिंदी में बोले तो घ्राण बोलते हैं, घ्राण ये शब्द होता है। ठीक है, मान लो कभी आपको ये वर्ड मिल जाए तो सूंघने संबंधी जितनी भी संवेदनाएं होती हैं वो ऑल्फैक्टरी लोब से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत वे नर्व्स आती हैं, वे तंत्रिका कोशिका आती हैं जो क्या करती है? सूंघने संबंधी संवेदनाओं को ग्रहण करती है। सेरिब्रम क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का या फुल ब्रेन का 2/3 भाग होता है। कितना होता है? 2/3 भाग। ये सबसे विकसित भाग होता है और वेल डेवलप भाग होता है और सबसे ज्यादा भाग होता है। ठीक है, 2/3 होता है फुल ब्रेन का। और जो सेरिब्रम बेटा होता है वो, सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो सेरिब्रम जो होता है बुद्धि, स्मृति, चेतना का केंद्र होता है और सभी पहलुओं को हल करने का भी इसमें क्षमता पाई जाती है। और सेरिब्रम जो होता है वो हमने आपको बताया था, ये 4 पालियों में बटा होता है। कितने पालियों में? 4 पालियों। किसी को याद है? पहली कौन सी पाली थी? फ्रंटल पाली। दूसरी कौन सी थी? पैराइटल। फिर टेम्पोरल। फिर ऑक्सीपिटल। वेरी गुड, टेम्पोरल। कौन सी? टेम्पोरल। और लास्ट भी थी ऑक्सीपिटल। कौन सी? ऑक्सीपिटल। तो बेटा ये 4 पालियां पाई जाती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, इधर ये देखो टेम्पोरल नहीं दिख रहा है तो आप इधर समझ लो। ठीक है, वो इधर ही लिख दे, फ्रंटल पाली। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीपिटल पाली। कौन सी पाली? ऑक्सीपिटल पाली। ठीक है, फिर पैराइटल और टेम्पोरल पाली। कौन सी? टेम्पोरल पाली। ये 4 पालियों में बटा होता है। चूंकि अभी ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है टेम्पोरल पाली, लेकिन फिर भी मान लो अगर पूछ दिया जाए तो क्या है? फ्रंटल पाली क्या करती है? ऑक्सीपिटल क्या करती है? हमने ऑक्सी का मतलब क्या बताया था? देखने का काम करती है। और जो फ्रंटल पाली होती है वो क्या करती है? फ्रंटल पाली ऐच्छिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण करती है। ऑक्सीपिटल जो होती है वो आँख से देखने संबंधी जितनी भी सूचनाएं होती है वो सब ग्रहण करती है। पैराइटल जो होती है संवेदनाओं को ग्रहण करती है। वो सुनने संबंधी जितनी भी संवेदनाएं होती है उसको ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, तो ये 4 पालियां हैं। ये 4 पालियां किसके भाग है? सेरिब्रम के। तो इसी के अंतर्गत ये आते हैं। फिर लास्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन ये मस्तिष्क का अग्रभाग का सबसे अंतिम भाग होता है, जो 2 भागों में डिवाइड होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है बेटा ठंडा और गर्म का अनुभव करता है। ठंडे और गर्म की जितनी संवेदनाएं होती है वो थैलेमस पार्ट जो है नोट करता है। और जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्रोध, हमने लास्ट में आपको बताया था क्रोध। ठीक है, गुस्सा, वैसे वो गुस्सा बोल सकते हैं प्रेम। ठीक है, और भूख, प्यास, ये सारी जितनी भी संवेदनाएं होती हैं इससे जो हाइपोथैलेमस होता है वो जो है इसको एक्सेप्ट करता है। या बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस भाग जो होता है वो क्रोध, प्यास, भूख जो भी, ठीक है, और ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं इन सभी संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस।
उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन सब नहीं पढ़ने हैं। मिड ब्रेन में आपको याद रखना है सुनने की और देखने संबंधी, सुनने और देखने संबंधी संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। ठीक, अब आ जाओ हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन, इसका जो प्रथम भाग होता है इसे सेरिबेलम कहते हैं। ये हमारे शरीर में साम्य अवस्था को बनाए रखता है। किसको बनाए रखता है? साम्य अवस्था को बनाए रखता है, अर्थात बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस हो गया, ठीक है, वाटर का और स्ट्रेस हो गया, इन सब को, ठीक है, सॉल्ट हो गया, इन सब का जो हमारी बॉडी में क्या बनाए रखता है? साम्य अवस्था को बनाए रखता है। इन सबको मेंटेन करने का काम करता है कौन? सेरिबेलम। तो आप सिंपल सा सेरिबेलम अगर शॉर्ट नोट में आ जाए कि सेरिबेलम क्या है तो आप बताओगे ये ब्रेन के मतलब ये बोल सकते हैं हाइंड ब्रेन का सबसे अंतिम भाग या प्रथम भाग होता है। हाइंड ब्रेन का ब्रेन में हाइंड ब्रेन होता है ना, तो हाइंड ब्रेन का प्रथम भाग होता है। और सेरिबेलम जो होता है ये शरीर की साम्य अवस्था को बनाए रखने का काम करता है। किसको? साम्य अवस्था को बनाए रखता है, अर्थात शरीर के अंदर वाटर का, ठीक है, और सॉल्ट का और स्ट्रेस और सेक्स डिटर्मिनेशन, बहुत सारी चीजें होती है, लिंग निर्धारण, जो स्त्री और पुरुषों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, आदि चीजों को शरीर के अंदर बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है? ये आप बोल सकते हैं हाइंड ब्रेन का सबसे अंतिम भाग होता है। ये हाइंड ब्रेन का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा की सबसे खास बात यही है कि पूछा जाता है, केवल एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया कि अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र किसे कहते हैं, तो क्या बताओ? मेडुला ऑब्लंगेटा। अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो आप स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का क्या होता है? केंद्र होता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, श्वसन करना, पाचन होना, ठीक है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं जो होती हैं ये अनैच्छिक क्रिया होती है, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। ये स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम भाग होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का ऊपरी चौड़ा भाग होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड का ऊपरी चौड़ा भाग जो होता है ये कहलाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या कहलाता है? ये मेडुला ऑब्लंगेटा। ये स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है बेटा। ये यहाँ से क्या बन जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। तो भैया मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग ही मेडुला ऑब्लंगेटा होता है और ये अनैच्छिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखता है। आप अनैच्छिक क्रियाओं एग्जाम्पल बता दो कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। इसके बाद आप स्पाइनल कॉर्ड डालेंगे, हेडिंग स्पाइनल कॉर्ड है, बस इनके बारे में समझ में आया। ये साम्य अवस्था को बनाए रखता है, शरीर के अंदर ये सारी प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करता है, बैलेंस करता है। इसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड का अगला चौड़ा भाग क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाएं। बस इतनी ही बातें बतानी, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, इतनी ही बातें आपके कोर्स में सफिशिएंट है। वैसे ही कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ तंत्रिका कोश का पूछी जाती है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। और मेरुरज्जु पूछा जाता है, जो आपको बता रहे हैं मेरुरज्जु पूछा जाता है। और लास्ट में जो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रियाएं, वो पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन जो है यहीं से पुटअप होते हैं इस पूरे चैप्टर से। तो मेरुरज्जु की अगर बात करें तो मेरुरज्जु क्या होता है? तो मेरुरज्जु क्या होता है? तब मेरुरज्जु क्या होता है? तो खोपड़ी के महारंध्र से निकल के, ये खोपड़ी है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं इसके अंदर पूरा क्या है? ब्रेन है, ठीक है। तो खोपड़ी के महारंध्र से निकल कर, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पूरे पृष्ठ तल पर पाई जाती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है या मेरुरज्जु होती है पूरे पृष्ठ तल पर पाई जाती है। लंबी कैसी होती है? लंबी, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार होती, कैसी होती है? लंबी होती, बेलनाकार होती। इसकी लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है? पूरे पृष्ठ तल पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पृष्ठ तल पर पाई जाती है। लंबी, बेलनाकार होती है और खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर, कहाँ से? खोपड़ी के महारंध्र। महारंध्र का मतलब बहुत बड़ा छेद, समझ रहे हो ना? महारंध्र का एक बड़ा सा गोल, महा का मतलब बहुत बड़ा और रंध्र का मतलब छेद, ठीक है। तो यहाँ से इस जगह से खुलता है ये पोर्ट। तो आप ये बोल सकते हो खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर स्पाइनल कॉर्ड जो होती है पूरे पृष्ठ तल पर फैली होती है, जो लंबी बेलनाकार होती है और इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो होती है इसमें भी 3 परतों का आवरण पाया जाता है। इस पर भी क्या होता है? 3 परतों का। तो ब्रेन के समान इस पर भी 3 परतों का आवरण पाया जाता है। तीनों परतों का नाम आप लोग बताएंगे। पायामेटर, एरेक्टाइल, ड्यूरामेटर। पायामेटर, एरेक्टाइल, ड्यूरामेटर, 3 परतों का आवरण इसमें पाया जाता है। बात समझ में आ गई? इसमें भी क्या पाया जाता है? 3 परतों का आवरण पाया जाता है। तो इस तरीके का एक आप इसका अनुप्रस्थ काट कर मान लो पूछा जाए कि जो है इसका अनुप्रस्थ काट का बताएं, तो अनुप्रस्थ काट इस तरीके से आप देखें तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। शॉर्ट सा बना दे रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखोगे तो आप इस तरीके से, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है बीच में, ठीक है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड पूरी होती है,
इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड होती है बेटा, ठीक है। तो इसका अगर एक भाग अगर निकाल के देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के अनुप्रस्थ काट का अगर डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है साहब कि नहीं दिख रहा है? जगह की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, दिख रहा है यहाँ पर? फिर से देख लो, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से ऐसे करके 4 इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर अगर आप खोल के देखोगे तो कुछ इस तरीके से, मतलब ये गोल कर दिया हमने, थोड़ा सा ऐसे लंबा होता है इस तरीके से समझ लो, चपटा जैसे नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से होता है। तो इसके मध्य में जो द्रव पड़ा होता है उसे धूसर द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? धूसर द्रव। एच की मतलब आप बोल सकते हो कि मेल रज्जु का जब अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किया जाता है तो इसके मध्य में एच की आकृति प्राप्त होती है और एच की आकृति में धूसर द्रव भरा होता है। कौन सा द्रव? धूसर द्रव। कौन सा द्रव? और इसके जो एच की आकृति में भरा होता है इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसमें श्वेत द्रव पाया जाता है। कौन सा द्रव पाया जाता है? ये श्वेत द्रव होता है बेटा। कौन सा द्रव होता है? फिर से देख लो कि मेल रज्जु के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि इसके मध्य में एच की आकृति पाई जाती है, ठीक है। एच की आकृति में धूसर द्रव भरा होता है, भाई इसका एक द्रव होता है उसे धूसर द्रव कहते हैं, तथा इसके अतिरिक्त श्वेत द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्वेत द्रव। बात समझ में आई? इतनी बात आपको लिखने के बाद मेल रज्जु खत्म करना, और आपको शॉर्ट नंबर में ये 4 नंबर में पूछा जाता है मेल रज्जु क्या है, तो इसका आप नॉर्मल साइड डायग्राम बना देंगे इस तरीके से, उसको ओपन करके बता देंगे कि ये क्या है, ठीक है। और इसी तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे, बुक में और अच्छे से बना हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो इससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको क्या बताना, फिर से देखो, मेल रज्जु क्या है, तो खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर मेल रज्जु पूरे पृष्ठतल पर पाई जाती है। लंबी बेलनाकार संरचना होती है, इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। इसमें मस्तिष्क के समान 3 परतों का आवरण पाया जाता है, पायामेटर, एडेक्राइट, ड्यूरामेटर। मेल रज्जु के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि इसमें एच की अंदर की ओर एच की आकृति का एक संरचना पाई जाती है, इसमें धूसर द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? धूसर द्रव। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है? ये फ्लूइड जो होता है ना, ये सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का काम करता है, धूसर द्रव, समझ रहे हो। तो एच की आकृति का धूसर द्रव पाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त जो है श्वेत द्रव इसमें पाया जाता है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के कार्य पूछे जाते हैं। कार्य क्या है? जो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य इसका बताना है। ये अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र। ये अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है बेटा। क्या होता है? कौन? ठीक है। ये सूचनाओं के लिए मार्ग प्रदान करता है। ये क्या करता है? सूचनाओं के लिए मार्ग प्रदान करता है। ये सूचनाओं के लिए क्या करता है? मार्ग प्रदान करता है। बात समझ में आ गई? ये सूचनाओं के लिए मार्ग प्रदान करता है। इतनी ही बात आपको दिमाग में रखनी है, समझ में आया? ठीक है, तो आपको इतनी बात मेल रज्जु में याद रखनी। मेल रज्जु तैयार हो गया। इसके बाद ये पूरा आपका ब्रेन वाला पार्ट, इसका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा? खत्म। इसके बाद समझते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो ये परिधि, इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? परिधि तंत्रिका तंत्र। तो परिधि तंत्रिका तंत्र जो होती है बेटा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसमें जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती है उन्हें क्रेनियल नर्व, और जो मेल रज्जु से निकलने वाली नर्व होती है उन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। तो आपको इसमें सिर्फ इतना बताना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हेडिंग डालनी है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ आपको ये बताना है कि ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होती है? हेडिंग डालेंगे क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होती है? तो इनकी संख्या क्या होती है? मस्तिष्क से निकलने वाली नर्व। कौन सी? मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं। मस्तिष्क से निकलने वाली क्या होती है? तंत्रिकाएं ही क्या कहलाती है बेटा? मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं ही क्रेनियल नर्व कहलाती है। क्या कहलाती है? इनकी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 21 जोड़ी। कितनी होती है? 21 जोड़ी। याद रखना, इनकी संख्या कितनी होती है? 21 जोड़ी होती है, ठीक है। और स्पाइनल नर्व की बात करें तो ये क्या? मेल रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है। कहाँ से होती है? मेल रज्जु से। मेल रज्जु से निकलने वाली, यहाँ पे जगह नहीं बचा है बेटा, ये समझ लो कि स्पाइनल लिखा है ना, स्पाइनल का मतलब क्या होता है? मेल रज्जु। तो मेल रज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। और स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। कितनी होती है? 31 जोड़ी। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि क्रेनियल नर्व की संख्या क्या होती है? 21 जोड़ी। स्पाइनल कॉर्ड की संख्या कितनी होती है? मतलब स्पाइनल कॉर्ड की नहीं, स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। ठीक है, इनकी संख्या याद रखना, बस इसमें इतने बताना है कि मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। और ये नर्व जो होती है ये भी सूचनाओं को ले जाती है, मस्तिष्क तक डायरेक्ट ले जाने का काम करती है, तो उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 21 जोड़ी। कितनी होती है? 21 जोड़ी। याद रखना, जैसे हम लोगों में होती है ऑल्फैक्टरी होती है, ऑल्फैक्टरी होती है, ट्रॉकुलर होती है, ट्राइजेमिनल, ऑब्लिसेंस, फेशियल, ग्रासोफेरेंजियल, ठीक है, ये कई सारी होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये इंटर में है और बीएससी वगैरह में है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपको इतना याद रखना है कि इनकी संख्या कितनी होती है? 21 जोड़ी। स्पाइनल कॉर्ड की
बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। बेटा इसको थोड़ा इधर लिख दो, इधर ऑटो नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं नया, और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो हम इधर लिख दे रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे दिखा दो जरा ब्लैक बोर्ड में, तो यहाँ समझना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। बेटा इसमें ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। SYM तो इसमें कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ये आपको बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप भूल ही जाओगे, इसमें ये चीज़ें भूल जाने वाली होती हैं। ठीक है, ठीक। देखो इसमें क्या होता है बेटा, आंस लिख दिया हमने, आंसू क्या होता है, ये 5 पॉइंट है। देखो इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व, ये नर्व्स होती है बेटा, ये क्या होती है, ये भी नर्व्स होती है। नर्व्स का मतलब समझ रहा हूँ ना, नर्व्स का मतलब तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है, इसमें अंदर पूछा जाता है कि अनुकंपी तथा परानुकंपी नर्व्स में या तंत्रिकाओं में क्या अंतर है। तो जो अनुकंपी, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी, इसको क्या बोलते हैं परानुकंपी, इसको क्या बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिकाएं, और इसको क्या बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिकाएं। तो अनुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं, ये बेटा क्या करती हैं, जो आंसू होते हैं ना, जो हम लोग के शरीर में आंसू निकलते हैं, इनको सिक्रीट करने में मदद करती है। सिक्रीट का मतलब समझते हो, बाहर निकालने में मदद करती है। क्या करती है, बाहर निकालने में मदद करती है। तो आंसू को मतलब आंसू के स्रावित होने में मदद करती है। और इसमें इसका जस्ट अपोजिट लिख देगी कि ये क्या करती हैं, आंसू को निकलने से रोकती है। अब बीपी क्या है, ये बीपी को बढ़ा देती है। क्या कर देती है, ब्लड प्रेशर जैसे नहीं हो जाता, किसी को घबराहट हो जाती है, कोई बात सुन लिया, उसका ब्लड जो होता है स्पीड से बढ़ने लगता है। स्पीड से क्या होता है, ब्लड जो है पंप करने लगता है, हृदय में जाने लगता है, स्पीड से जाता है, स्पीड से आता है, और धक 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 बहुत स्पीड से होता है। पहले नॉर्मल ब्लड फ्लो करता है तो आराम आराम से हार्ट बीट होती है, लेकिन जब ब्लड जो होता है वो बहुत स्पीड से फ्लो करता है, तो स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ब्लड का फ्लो हार्ट में बढ़ जाता है, तो जब ब्लड का फ्लो, ब्लड का प्रेशर स्पीड हो जाती है, ब्लड के प्रेशर में क्या हो जाता है, स्पीड हो जाती है। तो ब्लड की जब स्पीड जाती है तो उसे ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। हमने पढ़ाया भी है ब्लड प्रेशर कि किस कंडीशन में क्या होता है, क्या नहीं होता। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तब रोगी को क्या देते हैं, और कम होता है तब या ज़्यादा होता है। तो ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, और ये भी आंसू को स्रावित करने का काम करता है। मैं एरो ऐसे बना दे रहा ताकि आप समझ पाओगे। ठीक है, बात समझने आ, जैसे पुतलियाँ समझते हो ना, बीच वाली जो ब्लैक वाली नहीं होती, जैसे हम लोग लाइट से आते हैं तो फिर एकदम से सिकुड़ जाती है, फिर एकदम से फैल जाती है, कभी अगर नोटिस किया होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, पुतलियाँ जो होती है बेटा, इसको सिकोड़ने का काम करती है। सिकोड़ने का मतलब समझते हो ना, सिंपैथेटिक जो अनुकंपी जो नर्व्स होती है, ये पुतलियों को सिकोड़ने का काम करती है। क्या करती है, सिकोड़ने का काम। जबकि ये क्या करती है, जिसका जस्ट अपोजिट, जो यहाँ पर आप लिख रहे हो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ लिख रहे हो कि परानुकंपी जो तंत्रिकाएं होती है, ये पुतलियों को फैलाने का काम करती है। रोए क्या होता है, तो रोए को क्या करती हैं, रोए को खड़ा करने का काम करते हैं। कौन, सिंपैथेटिक। और ये क्या करती है, रोए को खड़ा नहीं, ये रोए को झुकाने में मदद करता है। क्या करता है, झुकाने में। और जबकि ये क्या करता है, रोए को खड़ा करने में मदद करता है। जैसे रोए नहीं खड़े हो जाते डर के मारे, तो वो कौन सी नर्व्स, वो नर्व्स की वजह से ऐसा होता है। तो कौन सी नर्व, सिंपैथेटिक। इसी को बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका। क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको अनुकंपी, और इसको क्या बोलते हैं, परानुकंपी। परा नहीं लिखा है, परा नहीं लिखा है इसमें, ये अनुकंपी और ये याद रखना। अब लार को सिक्रीट करने का काम करते हैं। लार को क्या करता है, स्रावित करने का काम करता है। लार को क्या करता है, स्रावित करने का काम करता है। लार जो होती है किसकी वजह से आ जाती है, अनुकंपी। तो ये क्या करता है, लार को करने से रोकता है। बस खत्म काम। लार को स्रावित करने से क्या करता है, रोकता है। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में, तो बस इतनी बातें आपको लिखनी है सिंपैथेटिक में। बस ये हम बस मेन चीजें याद रखो, आंसू, बीपी, पुतलियां, रोए, लार। आंसू भी आ जाते हैं, लार भी गिरती है। ठीक है, पुतलियां भी रोती हैं, सब रो ही रहे हैं ना। और जब रोते हैं तो फिर क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, फिर रोए भी खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरी कहानी अपना बना के लिख सकते हो। तो इतने अगर टर्म्स याद हो जाएंगे तो आंसू निकलते हैं, बीपी प्लस पे पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, रोए भी सिकुड़ जाते हैं, लार क्या होती है, स्रावित होने लगती है। इसमें क्या होती है, लार जो होती है वो स्रावित करने से रोकती है। बस ये आपको क्लियर करना है। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम फाइनली क्या हो गया, कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बनता है, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। बेटा ये समझने के लिए पहले इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती चाप भी पूछा जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है। लेकिन ओरली आप नॉर्मल से समझ सकते हो कि प्रतिवर्ती क्या होती है। हम छोटी चीज में आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं, क्या होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो होता क्या है, अचानक से
ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? अचानक से, ठीक है, किसी उद्दीपन के माध्यम से शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे हम अमिया खा रहे हैं, अमिया समझते हो ना, खट्टी वाली जो होती है, नमक लगा के कड़ू वाला, और खा रहे हैं और चटाके मार के, बहुत बहुत खट्टी है और कड़ू वाला नमक है, तो कड़ू भी लग रही है, रेड वाला मिर्च वाला नमक है, और वो खा रहे हैं, या गोलगप्पे खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं बार बार, तो आपके मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? तो होगा क्या कि अचानक से होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो मतलब अनैच्छिक क्रियाएं, अचानक से होने वाली अनैच्छिक, जिन पर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता है। सोचते हैं कि मुंह में लार ना आए, लेकिन सामने वाले खाते देखते हुए मुंह भर जाता है पानी, और सुटिक लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये तो मुंह में आ जाता है। देखो हम अपनी बात तो बता रहे हैं, अगर सामने वाला बंदा कुछ खा रहा होता है, खट्टी चीज़ है, चाउमीन वाउमीन खा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मोमोज खा रहा है जैसे मान लो, चटनी लगा के, तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है और वो हम पी भी लेते हैं, क्या करें? ठीक है, तो ऐसा होता है। तो क्या होता है कि उद्दीपन के माध्यम, समझना प्रतिवर्ती क्रिया क्या, अभी पूछेंगे। उद्दीपन के माध्यम से, क्या काम है? उद्दीपन क्या है? अमिया खा रहा कोई, या पानी बतासे खा रहा, मोमोज खा रहा, तो कोई इधर नहीं खा रहा, ठीक है, हम बता रहे हैं कि उद्दीपन के माध्यम से अचानक से होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर समझना, उद्दीपन के माध्यम से, किसके माध्यम से? अचानक से होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं होती है क्योंकि हमारा जोर नहीं, हम सोचते हैं कि लारना है, लेकिन फिर भी क्या होता है? आ जाता है, डर लगता है। मान लो प्रदीप भैया एकदम से कहते हैं चलो आज कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आज हम सुनेंगे, बंद करो कॉपी, तो डर लगेगा। तो अचानक से क्रियाएं हो गई बॉडी के अंदर। उद्दीपन क्या था? भैया है, उन्होंने डांट दिया, ये उद्दीपन है, और उसके कारण तुम्हारे शरीर पूरा डर के मारे क्या हो गया? लाल पड़ गया। कुछ लोग के तो हाथ तक कँपाने लगते, कुछ बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, कुछ लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही याद भी ना हो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो होता क्या है कि उद्दीपन के माध्यम से अचानक से होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को ही क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं बेटा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक होती है, क्या होती है? प्राकृतिक होती है, एक होती है अनुकूलित। क्या होता है? अनुकूलित, ठीक है। एक नेचुरल होती है, एक अडेप्टिव होती है। नेचुरल एक होती है अडेप्टिव, जो आप सीखते हो, अडेप्टिव दिख रहा है। प्राकृतिक क्या होती है? तो ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो क्या होती हैं, हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है, नेचर से ही प्राप्त होती है, समझ रहे हो। जैसे प्रतिवर्ती क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है? सांस लेना, छींकना, समझ रहे हो, पाचन होना, शरीर में श्वसन करना, ये क्या है? प्राकृतिक। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, तो ऐसी क्रियाएं क्या होती है? ये प्राकृतिक होती है। और कुछ क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं, ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जिन्हें हम क्या करते हैं? सीखते हैं वातावरण में, जैसे पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना, समझ रहे हो ना। साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर एक बार हम बैठ जाते हैं, फिर आराम से चलाते चले, फिर क्या तुम्हारा दिमाग रहता है कि तुम साइकिल चला रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सामने रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। साइकिल चलाने में दिमाग नहीं रहता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये दो प्रकार की होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, एक प्राकृतिक होती है और एक अनुकूलित। प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रिया वे क्रिया होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, और ये स्वतः ही जो है व्यक्ति के अंदर आ जाती है, जैसे छींकना, खांसना, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सब प्रक्रियाएं बचपन से ही हो जाती है। होती तो अच्छी ही है ना। अरे छोटा बच्चा है, उसको पोटी लगी कर देगा, तुमसे बताएगा क्या? वैदिक है, उसको बाथरूम लगी, वो कहीं पर भी खड़ा हो जाता, कर देता है, ठीक है। आज भी पोछा लिए घूम रहे हैं उसके पीछे, जहाँ आता वहाँ पोटी कर देता है, कहेगा बुआ, जब कर देगा कहेगा बुआ पोटी कर देगा तो बोलेगा। तो वो ऐसी प्रकृति, मतलब ऐसी क्रियाएं जिन पर क्या होता है? मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता, और ये वातावरण में क्या होती है? जन्मजात ही, मतलब आ ही जाती है शरीर के अंदर, समझ पा रहे हो। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? ये क्रियाएं वातावरण से नहीं प्राप्त होती हैं, और इन पर हमारा जोर नहीं होता, या बोल सकते हैं इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। एक तरीके से अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। हाँ, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? और ये क्या होती है? वातावरण से सीखते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना, ये अनुकूलित होती है, ठीक है, प्रतिवर्ती है। इसके बाद प्रतिवर्ती चाप रहेगा, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे पढ़ाते हैं, ठीक, बंद करो।